Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all my dear students. I hope you all are doing well. Here is your teacher Sabah Akhtar, Master Trainer and Lecturer of Biology, and I am going to deliver this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, in our previous lecture we have learned about gaseous exchange, chapter number 10, and we have completed that chapter. Today we will start a new chapter, chapter number 11, which is homeostasis, and the topic which we are going to study today is homeostasis in plants. And this topic is taken from class Metric Federal Board and class 9th Hyderabad Board as well. So before starting our lecture, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to define the term homeostasis, osmoregulation, thermoregulation and excretion. Learn about the removal of extra carbon dioxide and oxygen, extra water and other metabolic waste from the plant body. So what is the topic? Homeostasis in plant. Before starting the topic, you should know about the homeostasis. That what is homeostasis? तो homeostasis क्या है? Maintenance of the internal conditions of body at equilibrium despite changes in the external environment. देखिए, बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखने का नाम होम्योस्टासिस है. ठीक है, जो बाहर वाली कंडीशंस होती हैं, जो बाहर की इन्वायरमेंट है, वो चाहे जितनी भी चेंज हो जाए, बट बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो रिमेन सेम रहें. इस चीज को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टासिस कहते हैं. ठीक है, देखें, ये जिस तरह ये एक बैलेंस है ना, समझ लें, बैलेंस, बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को बैलेंस करना, हम क्या कहते हैं? इसे होम्योस्टासिस कहते हैं. एग्जाम्पल क्या है? The core temperature of human body remain at about 37 degree centigrade despite fluctuation in the surrounding air temperature. देखें, जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसमें चाहे जितनी भी चेंजिंग हो, उसका टेम्परेचर चाहे जितना भी गिर जाए, कम हो जाए या ज्यादा राइज हो जाए, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है, रिमेन सेम रहता है. फॉर एग्जाम्पल इन विंटर सीजन. ठीक है, सर्दियों में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो गया, वो रिमेन सेम रहता है. गर्मियों में क्या होता है समर सीजन में कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रिमेन सेम रहता है. फाइन, तो ये चीज क्या है? ये है होम्योस्टासिस. गॉट इट? नाउ एक और एग्जांपल आपको देती हूँ. जैसे ग्लूकोज लेवल है, तो हमारी जो बॉडी है उसमें ग्लूकोज लेवल जो होता है वो 1 ग्राम पर लीटर रहता है. ठीक है, तो ये ग्लूकोज का लेवल जो मेंटेन रहता है, इट इज ऑल्सो कम्स इन होम्योस्टासिस. चाहे हम कितने भी कार्बोहाइड्रेट्स ले लें, इनटेक कर लें, तो हमारा ये जो ग्लूकोज लेवल है वो भी रिमेन सेम होता है अनटिल अनलेस हमें कोई डिजीज ना हो, जैसे कि डायबिटीज में डेफिनेटली जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ज्यादा हो जाता है, राइज अप हो जाता है. फाइन, देखिए, बॉडी सेल्स नीड द इंटरनल इन्वायरमेंट इन विच कंडीशंस डू नॉट चेंज मच. बॉडी को ऐसी कंडीशंस चाहिए होती हैं जो ज्यादा चेंज ना हो. एक स्टेबल इंटरनल कंडीशन चाहिए होती है ताकि एंजाइम्स भी सही तरीके से वर्क कर सकें. फाइन, तो जैसे हमने क्लास 9th में पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, जो कौन से थे? टेम्परेचर, पीएच एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. तो वो जो एंजाइम था वो बेस्ट वर्किंग कब कर रहा था? जब उसकी ये सारी कंडीशंस जो थी वो मेंटेन्ड थी. टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको मिल रहा था, ऑप्टिमम पीएच उसको मिल रही थी, तो एंजाइम बेस्ट वर्क कर रहे थे. फाइन, तो इसी तरीके से ये जो बॉडी की कंडीशंस है, इंटरनल कंडीशंस, इनका कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है ताकि बॉडी सही तरीके से वर्किंग कर सके. गॉट इट? अब ये देखें, 3 हमारे पास जो होम्योस्टासिस को मेंटेन करने के प्रोसेसेस हैं वो 3 हैं. कौन कौन से हैं? ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? इट इज द मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड्स, फॉर एग्जाम्पल ब्लड एंड इन टिश्यू फ्लूइड. देखिए, पानी जो मेंटेन रहता है ना हमारी बॉडी में, बॉडी सेल्स में, टिश्यू फ्लूइड में, इसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन. वाटर और सॉल्ट्स की जो कंसंट्रेशन है उसको बॉडी में मेंटेन्ड रखना. फाइन, वी नो दैट द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड्स एंड इनसाइड सेल कंट्रोल द प्रोसेसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. ठीक है, विच आर इसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एज वेल, विच वी हैव स्टडीड इन 9th क्लास, जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था. थर्मोरेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है इसको हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन. ठीक है, और जैसे अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको बताया कि एंजाइम कैन वर्क
ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर, कैन वर्क बेस्ट ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर। वो जो पार्टिकुलर टेम्परेचर्स होते हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर्स होते हैं। तो ये जो टेम्परेचर का मेंटेन्ड रहना बॉडी में, इसको हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। नंबर 3 हमारे पास क्या है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, ये भी एक होम्योस्टासिस का प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं बॉडी से, एलिमिनेट हो जाती हैं बॉडी से, ताकि इंटरनल कंडीशंस जो हैं बॉडी की वो इक्विलिब्रियम पर रह सकें। तो ये तीनों जो प्रोसेसेस हैं, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, दे प्ले अ वाइटल रोल इन होम्योस्टासिस। जो बॉडी की इंटरनल कंडीशंस हैं उनको मेंटेन रखने में ये बहुत हेल्प करती हैं। Now come towards homeostasis in plants. Plants respond to environmental changes and keep their internal conditions constant. That is homeostasis. देखें, जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं, इसी तरीके से प्लांट्स भी अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखने के लिए एनवायरमेंटल चेंजेस को रेस्पॉन्ड करते हैं। हम किस तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं, जब विंटर सीजन आता है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ठीक है, हम सॉक्स, शूज, स्वेटर और जैकेट्स, शॉल्स, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। और जब गर्मियां आती हैं तो हम ये सब चीजें यूज नहीं करते, जैकेट्स और इन गर्म कपड़ों की जगह हम लोग लॉन के कपड़े यूज करते हैं। तो प्लांट्स भी अपनी इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं और वो अपनी बॉडी के जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं उसको मेंटेन रखते हैं। किस तरीके से रखते हैं ये, they apply different mechanism for the homeostasis of water and other chemical, oxygen, carbon dioxide and nitrogenous material etc. देखिए, प्लांट्स की जो इंटरनल कंडीशंस हैं, प्लांट्स भी उनको मेंटेन रखते हैं। वो वाटर की होम्योस्टासिस भी उनमें होती है और कुछ और केमिकल्स की भी होती है, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजीनियस मटेरियल है। फाइन, ये सब हम आगे अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। होम्योस्टासिस इन प्लांट्स, plant cell work best if they have the correct temperature, water level and ion concentration। देखें, प्लांट जो है वो बेस्ट वर्क कब करेगा, जब उसके ये वाली कंडीशंस जो होंगी वो करेक्ट होंगी, वो मेंटेन होंगी। टेम्परेचर, वाटर लेवल और आयन कंसंट्रेशन, जब ये तीनों चीजें मेंटेन रहेंगी तो प्लांट जो है वो बेस्ट वर्किंग कर सकेगा। The maintenance of a constant environment in the plant body is also called homeostasis। प्लांट की जो इंटरनल कंडीशंस मेंटेन रहती हैं उसको भी होम्योस्टासिस कहा जाता है। Control of ion concentration across the plant cell is called ion concentrations। अगर ion concentrations plant में जो maintain रह रही हैं तो उस चीज को हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कहते हैं ion homeostasis। प्लांट किस तरह से अपनी इंटरनल कंडीशंस मेंटेन रखता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, वो अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिमूव करता है ताकि उसकी अंदर की जो कंडीशंस हैं प्लांट बॉडी की वो मेंटेन रह सकें। Cellular respiration, we have studied about it in our 9th class and as well as in our previous lectures। Cellular respiration में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि all the molecules which are present in food, जो क्या है, जैसे कि फूड मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, तो इसमें जो भी मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, वो सारे के सारे ब्रोकन डाउन हो जाते हैं और किस में कन्वर्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी यील्ड होती है, एनर्जी हमें मिलती है। फाइन, डे टाइम में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन एंड यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। दिन के वक्त ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस्ड हो रही होती है और साथ साथ किस में यूज हो जाती है, फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज की नीड है, कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है। During night time carbon dioxide is surplus because there is no utilization of it। देखिए, रात के वक्त क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होती है, सरप्लस होती है, क्योंकि उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही होती। जो पिछली स्लाइड है जिसमें मैंने आपको बताया कि सेलुलर रेस्पिरेशन में सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट हमें क्या मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही थी, वाटर भी और एनर्जी भी। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डे टाइम में तो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है, लेकिन ड्यूरिंग नाइट उसकी यूटिलाइजेशन नहीं होती, तो वो सरप्लस हो जाती है, वो एक्सेसिव हो जाती है, क्योंकि उसकी यूटिलाइजेशन हो ही नहीं रही। तो उस वक्त वो रिमूव्ड हो जाती है प्लांट बॉडी से। कहां से रिमूव होती है, टिश्यू सेल से। कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। फाइन, इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप थ्रू स्टोमेटा। जो लीव्स होते हैं या जो यंग स्टेम्स होते हैं उनमें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये स्टोमेटा के थ्रू रिमूव हो जाती है। लुक एट दिस डायग्राम, देखें ये जो है ना ये स्टोमेटा है, ठीक है, एंड दीज आर दी ओपन स्टोमेटा।
ये स्टोमेटा के थ्रू इजीली रिमूव हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट बॉडी से। फाइन। इन यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू द जनरल सरफेस, रूट सरफेस स्पेशली थ्रू दी रूट हेयर्स। जो यंग रूट्स होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू ही रिमूव होती है, उनकी जनरल जो सरफेस होती है उसी से वो रिमूव हो जाती है। फाइन, उनके रूट हेयर्स के थ्रू ही वो रिमूव हो जाती है। नाउ कम टुवर्ड्स द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके क्या बना रहे थे, ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल में मेसोफिल सेल्स में ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा था और बाय प्रोडक्ट्स हमें क्या मिल रही थी, हमें ग्लूकोज भी मिल रहा था और ऑक्सीजन भी और वाटर भी। तो देखें फोटोसिंथेसिस होती है दिन के वक्त। ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होती है वो कहाँ यूज हो जाती है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन में हो जाती है यूज। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, ऑक्सीजन इस सेलुलर रेस्पिरेशन से भी ज्यादा प्रोड्यूस्ड हो रहा है, इतना यूटिलाइज नहीं हो रहा जितना प्रोड्यूस्ड हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, तो ये जो ऑक्सीजन होगा, ये जो एक्सेसिव ऑक्सीजन होगा, ये भी रिमूव्ड हो जाएगा प्लांट बॉडी से। फाइन, डे टाइम में ये भी रिमूव्ड हो जाएगा। ये प्रोसेस होता कहाँ है, ये मेसोफिल सेल्स में होता है, डे टाइम में होता है। और बाय प्रोडक्ट्स हमें क्या मिलती हैं, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन और वाटर, ये तीनों बाय प्रोडक्ट्स मिलती है। तो मतलब ऑक्सीजन भी क्या है, एक बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ होती है, मैं आपको बता चुकी, सेलुलर रेस्पिरेशन में होती है। मेसोफिल सेल्स एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं स्टोमेटा के थ्रू, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाए हैं स्टोमेटास। फाइन। Now come towards the removal of extra water from the plant body. देखिए प्लांट बॉडी से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो दो प्रोसेसेस के थ्रू रिमूव होता है। नंबर 1 इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन एंड नंबर 2 इज द गटेशन। We know that plant obtain water from soil and it is also produced in the body during the cellular respiration. पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि सेलुलर रेस्पिरेशन में वाटर भी प्रोड्यूस्ड हो रहा है। प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स फॉर टर्जिडिटी एंड एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव फ्रॉम दीज टू प्रोसेसेस। ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना वो इन दो प्रोसेसेस के थ्रू रिमूव्ड हो जाता है। और प्लांट जो है वो मैक्सिमम वाटर जो है वो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर सकते हैं ताकि वो टर्गर रहें, वो अपनी टर्जिडिटी को मेंटेन्ड रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी को अपने अंदर स्टोर्ड भी रखते हैं। ठीक है, सो द एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव फ्रॉम प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन एंड गटेशन। जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो ट्रांसपायरेशन या गटेशन के थ्रू प्लांट बॉडी से रिमूव्ड हो जाएगा। एट नाइट ट्रांसपायरेशन यूजुअली डजंट अकर बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव द स्टोमेटा क्लोज्ड even there is a high water content in the soil. Water enter the roots and is accumulated in the xylem vessels, and some plants such as grasses force this water through the special pores present at the leaf tips or the edges, ठीक है, which are known as hydrothods, and form drops. And this appearance of drops or the liquid on the tips or the edges of leaves is called guttation. ये मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। सो देखिए अब इसमें डिफरेंस क्या हो गया ट्रांसपायरेशन और गटेशन में। ट्रांसपायरेशन यूजुअली अकर इन द डे टाइम, ट्रांसपायरेशन दिन के वक्त होती है। गटेशन यूजुअली अकर एट द नाइट टाइम और अर्ली मॉर्निंग। जो गटेशन होती है वो नाइट टाइम होती है, रात के वक्त होती है या अर्ली मॉर्निंग होती है। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, वाटर इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, व्हाइल इन गटेशन वाटर इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड या ड्रॉप्स की फॉर्म में होता है। ट्रांसपायरेशन में प्योर वाटर ट्रांसपायर्ड होता है, वाइल इन गटेशन जो वाटर बाहर प्लांट बॉडी से निकलता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, वो प्योर वाटर नहीं होता, उसमें बहुत सारी सब्सटेंसेस डिसॉल्व होती हैं। ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के थ्रू होती है, लेंटिसल्स के थ्रू होती है और क्यूटिकल के थ्रू होती है, लेकिन जो गटेशन है वो स्पेशल पोर्स के थ्रू होती है विच आर नोन एज हाइड्रोथॉट्स। आई विल शो यू इन नेक्स्ट स्लाइड्स। सो हियर इज द इमेज ऑफ स्टोमेटा। देखिए दिस वन इज द क्लोज्ड स्टोमेटा एंड दिस वन इज द ओपन। रात के वक्त जो स्टोमेटा होते हैं वो यूजुअली क्लोज्ड रहते हैं, तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो किन पोर्स के थ्रू रिमूव्ड होता है, वो गटेशन के थ्रू होता है। फाइन, सो दिस वन इज द ओपन एंड दिस वन इज द क्लोज्ड स्टोमेटा। यहां से क्या होती है, ट्रांसपायरेशन होती है। एंड हेयर आर दी हाइड्रोथॉट्स। देखें ये जो लीफ की एजेस हैं, ये जो बाउंड्री है, यहाँ पर ये जो पोर्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोथॉट्स। ये हाइड्रोथॉट्स से क्या होती है, गटेशन का प्रोसेस होता है, वाटर रिमूव फ्रॉम द प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। ड्रॉप्स की फॉर्म में जो वाटर होता है प्लांट बॉडी से रिमूव होता है इन्हीं हाइड्रोथॉट्स के थ्रू। फाइन,
द लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा इन द प्लांट लीफ। देखें ये स्टोमेटा आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज द ओपन स्टोमेटा, और ये देखें वाटर वेपर्स की फॉर्म में यहाँ से रिमूव्ड हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और ट्रांसपायरेशन कब होती है, इन डे टाइम। फाइन। एंड दिस वन इज दी गटेशन। देखें ये जो प्लांट की बाउंड्रीज हैं, प्लांट लीफ की जो बाउंड्रीज हैं, जो एजेस हैं इन लीव्स की, यहां से ये ड्रॉप्स की फॉर्म में वाटर वेपर्स आपको नजर आ रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड गटेशन। इसको हम क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं। हेयर इज अनदर स्लाइड ऑफ गटेशन। देखें ये ड्रॉप्स की फॉर्म में वाटर आपको नजर आ रहे हैं लीफ की एजेस पर। यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, हाइड्रोथॉर्स मौजूद होते हैं, स्पेशल पोर्स मौजूद होते हैं इन एजेस पे, जहां से ये जो वाटर है ड्रॉप्स की फॉर्म में रिमूव्ड होता है। फाइन। सो दिस इज गटेशन। फाइन। नाउ हेयर इज अ शॉर्ट वीडियो क्लिप बेस्ड ऑन ट्रांसपायरेशन। आप इसको देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर करें। एंड अ सिंपल प्रैक्टिकल और द एक्सपेरिमेंट इज इंक्लूडेड इन दिस वीडियो, जो बिल्कुल घर पे बैठे हुए भी आप मटेरियल को अरेंज करके परफॉर्म कर सकते हैं। यू हैव टू परफॉर्म दैट प्रैक्टिकल एज वेल, और देन सेंड मी द फीडबैक और द रिव्यूज on my email address which I am going to provide you in the last slide. Fine. तो ये वीडियो क्लिप आप देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी क्लियर कीजिए। Transpiration in plants. All plants from the smallest weed to the tallest tree, which is several meters tall, need water. Plants are not mobile. How do they manage to get water right up to the tallest branch? The roots of plants absorb water and mineral salts from the soil through the root hairs by the process of osmosis. Only a small percentage of this water is used by the plant. The rest gets evaporated from the surface of leaves. This evaporation of water from the plant is called transpiration. Let us perform a simple experiment to show that transpiration takes place in plants. Take a medium-sized, well-watered potted plant. Cover it with a transparent polythene bag A and tie its mouth at the base of the stem. Next to the potted plant, place an empty polythene bag B with its mouth tied. Expose this setup to sunlight for an hour or two. Drops of water will appear on the inner side of the bag A. The polythene bag B will not show any water drops in it. The leaves give off water vapor, and due to condensation of the water vapor, tiny drops of water get collected. This experiment shows that plants give out water to the atmosphere through transpiration. There are 3 types of transpiration depending on the site of transpiration. They are stomatal transpiration, lenticular transpiration, and cuticular transpiration. Stomatal transpiration. Stomata are openings on the leaf surface through which transpiration takes place. The stomata are surrounded by guard cells which help the stomata to open and close. Lenticular transpiration. Lenticels are minute openings on the stem, and a small amount of water is evaporated through them. Lenticels are less in number compared to the stomata. Cuticular transpiration. This is the transpiration which takes place from the leaf surface. Leaves are covered by a waxy layer of cuticle. The cuticle actually helps the leaf to reduce the amount of transpiration taking place. Water is absorbed by the root of a plant. The tiny root hairs help in absorption. The water is then conducted to the upper parts of the plant through the xylem. The xylem cells have thick walls and can be compared to the pipes carrying water from the underground tank to all parts of the house. The mesophil cells in the leaf have large intercellular spaces between them. The evaporated water vapor collects here
and goes out through the stomata, which open and close periodically. Water is also evaporated from the surface of the leaf through the cuticle. When the water from the outermost layer gets evaporated, it absorbs water from the layer of cells below it, and this process creates a pull by which water gets pulled up through the xylem. Transpiration is very important to plants, as the transpiration pull helps in water rising to the leaves against the force of gravity. This activity will show us that both surfaces of the leaf do not transpire at the same rate. We use cobalt chloride paper to test for the presence of water. Cobalt chloride paper, which is normally blue, turns pink when it comes in contact with water. Take 2 strips of cobalt chloride paper and place them on either surface of one of the leaves of a potted plant. Cover them with a glass slide and hold them in place with elastic bands. Leave it for an hour. Now remove the strips and observe them closely. What do you see? The strip placed on the lower surface turns more pink than that on the upper surface. This shows that transpiration is more on the undersurface than on the upper surface. Do you know the reason for this? The upper surface gets more sunlight, and the plant would lose most of its water if the number of stomata on both the surfaces were the same. Though transpiration is essential for plants, they also adapt themselves to minimize the water loss through transpiration. I hope you have got the concepts in more detail now. तो देखें इसमें जो प्रैक्टिकल एक छोटा सा आपको दिया हुआ है ना, यू हैव टू परफॉर्म एट योर होम्स, उसमें बहुत ही सिंपल सी चीजें नीडेड है. वो जो पॉलिथीन बैग वाला एक्सपेरिमेंट है वो वाला मैं आपसे कह रही हूँ. दी अदर वन वी विल परफॉर्म इन आवर लैब इंशाल्लाह इन आवर कॉलेज. ठीक है, वो हम अपने कॉलेज में अपनी लैब में परफॉर्म करेंगे जो स्लाइड्स वाला एक्सपेरिमेंट है. लेकिन जो पहले वाला एक्सपेरिमेंट है पॉलिथीन बैग वाला, यू हैव टू परफॉर्म एट योर होम्स, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपने मुझे शेयर करने हैं मेरी ईमेल एड्रेस पे, एंड मुझे बताना है कि आपका ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ. फाइन. Now the third subtopic is removal of other metabolic waste from the plant body. Plants deposit many metabolic waste in their bodies as harmless insoluble material. Plants जो हैं वो बहुत सारी metabolic waste को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर्ड रखते हैं क्योंकि वो हार्मलेस होती हैं, वो इनसॉल्युबल मटेरियल होते हैं, सॉल्युबल नहीं हो पाते, तो वो बिल्कुल नुकसान नहीं देते प्लांट बॉडी को. फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्सलेट इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इन द लीव्स ऑफ स्टेम इन द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ मैनी प्लांट्स. जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट है वो बहुत सारे प्लांट्स के लीव्स और स्टेम में स्टोर्ड हो जाते हैं, लेकिन वो उसको नुकसान नहीं देते. इसकी एग्जाम्पल क्या है? टोमेटो है. फाइन. In trees which shed their leaves yearly, the excretory products are removed from body during leaf fall. जो trees अपने पत्तों को सालाना गिराते हैं, उनके जो leaves हैं वो शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो उन लीव्स के थ्रू उन प्लांट बॉडी से बाहर निकल आती हैं. फाइन. देखें, कुछ ट्री ऐसे होते हैं, कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जिनके जो लीव्स होते हैं ना, जो पत्ते होते हैं, वो सारे के सारे झड़ जाते हैं. जैसे ऑटम सीजन आता है तो वो सारे के सारे पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं. तो उन प्लांट्स की जो मेटाबॉलिक वेस्ट होती हैं वो उन लीव्स के थ्रू प्लांट बॉडी से बाहर निकल जाती हैं. फाइन. अदर मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि हमारे पास रेजिन्स हैं, गम्स हैं, लेटेक्स है, म्यूसिलेज है, ये भी प्लांट बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं. ठीक है. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि कॉनिफरस ट्रीज हैं, वो क्या करते हैं? रेजिन्स को रिलीज करते हैं बॉडी से. कीकर प्लांट हमारे पास होता है जो गम्स को रिलीज करता है, और रबर प्लांट होता है जो लेटेक्स को रिलीज करता है, और कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं जो म्यूसिलेज को रिलीज करते हैं. ठीक है. या जैसे कि लेडी फिंगर वगैरह है वो म्यूसिलेज को रिलीज करते हैं. सो दीज ऑल आर दी वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी जो कि रिमूव हो जाती हैं प्लांट बॉडी से. फाइन. इन सब की जो पिक्चर्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखाती हूँ. लेटेक्स, हियर इट इज द पिक्चर ऑफ लेटेक्स. देखें, ये जो मिल्क की प्रोडक्शन आपको नजर आ रही है, जो मिल्क सा, ये दिस इज द लेटेक्स. ठीक है. और ये रबर प्लांट जो है वो एज अ वेस्ट
मटेरियल या एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट जो होती है इनकी बॉडी से बाहर निकल आती है, प्लांट बॉडी से। एंड इट इज यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लव्स, हैंड ग्लव्स जो होते हैं वो भी इससे बनते हैं, इस लेटेक्स से। और जो ये जो रबर बैंड्स होती है ना, दीज रबर बैंड्स जो आपको नजर आ रही हैं कलरफुल, ये रबर बैंड्स भी इससे बनती हैं, ग्लव्स भी इससे बनते हैं। बहुत सारे इनके यूजेस होते हैं इन वेस्ट, मेटाबॉलिक जो वेस्ट होती हैं इनके, ठीक है। दीज आर दी रेजिन्स एंड गम्स, ये रेजिन्स हैं और गम्स हैं। देखें ये गम जो है वो ट्री के साथ लगी हुई है, आपने देखी भी होंगी कुछ जो स्टेम्स होती है ना इनकी ट्रीज की, उन स्टेम्स के साथ ये जो गोंद होती है, ये जो गम होती है, ये लगी हुई होती है, ठीक है। एंड दीज आर ऑल्सो द यूजफुल, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो इसको यूज करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में। फाइन। एंड हेयर इज द म्यूसिलेज। म्यूसिलेज देखें सिंपल एक स्टिकी सा मटेरियल होता है, एक सब्सटेंस होती है जो चिपकती है ना हाथों के साथ, दैट इज द म्यूसिलेज। अब ये देखें इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स आपको नजर आ रहे हैं, ये प्लांट बॉडी से बाहर ये इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, ठीक है। तो ये जो स्टिकी मटेरियल है ना, ये कार्निवोरस प्लांट है, इसने ये स्टिकी मटेरियल जो था वो रिलीज किया, जैसे ही इसके ऊपर कोई भी फ्लाई आके बैठा तो वो इसके साथ चिपक गया, प्लांट जल्दी से फोल्ड हो गया और इसको यूज कर लेता है, वो डाइजेस्ट कर लेता है इन इंसेक्ट्स को, ठीक है। इसी तरीके से जो लेडी फिंगर होती है ना, जो भिंडी होती है, आपने देखा होगा जब उसको काटा जाए तो उसमें से एक स्टिकी सा मटेरियल निकलता है, एक लिक्विड निकलता है, एक गम सी फॉर्म में ना, एक स्टिकी सा, तो दैट इज द म्यूसिलेज, वो म्यूसिलेज है। फाइन, भिंडी में से भी निकलता है। गॉट इट? Now here is a review question which is related with this topic, and the question is how do the plant excrete extra water and salts from their bodies? ये understanding the concept का एक question है. You have to write answer of this question on register or a page and then send to me on this email address. Fine. The email address is sabaakhtar336@gmail.com, sabaakhtar336@gmail.com. आपने उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है एंड सेंड टू मी ऑन दिस ईमेल एड्रेस। फाइन। आई होप यू हैव गॉट दी लेक्चर, और अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है, यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल, एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।